विरोध करने वाले कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी अब नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा वो उसके मान सम्मान को कैसे बनाए रखेंगे। आपकी वो सास बहू वाली भी तो हार गई। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? यह सशक्तिकरण नहीं तुष्टीकरण के लिए है। गृहमंत्री ने कहा सपा पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें इस पर कहां कोई एतराज है। बाकी धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि इन्होंने बैठक में यह तय किया है कि विरोध करना है। ओवैसी ने कहा शहंशाहों का गरीबों से ताल्लुक ही नहीं है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। यह विधेयक देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देगा, इसलिए हम सख्ती से इन विधेयकों का विरोध कर रहे हैं। रवि किशन ने कहा 25-30 सालों तक ये लोग इस कानून को लागू नहीं कर पाए, महिलाओं की आवाज को दबाया और बहाने बनाते रहे। पहल का समर्थन करें वरना देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। इमरान मसूद ने कहा हम पहले दिन से महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। सवाल बीजेपी और सरकार की मंशा पर है। चुपके से परिसीमन लेकर आना चाहते हैं। आबादी के आधार पर अगर सीटें होंगी तो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तेजस्वी सूर्या ने कहा विपक्ष दक्षिण भारत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं खुद दक्षिण के राज्य कर्नाटक से आता हूं, मैंने यह देखा है, लेकिन परिसीमन की कोई बैकडोर प्रक्रिया नहीं है। संविधान के हिसाब से सबकी सहमति से परिसीमन होगा। सुनिए जरा सियासी विरोधी किस बात पर विरोध कर रहे हैं। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका साहिर लद्वा ने कहा सर शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। अब देखिए जरा कि आखिर लोकसभा में कितने सांसद बढ़ जाएंगे बिल के पास होने के बाद, बनने के बाद। लोकसभा में इस वक्त स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति आपके सामने है। मौजूदा 541 कुल सदस्य हैं लोकसभा में। सीटें बढ़ने के बाद 850 हो जाएंगे। 541 से 850। महिला सांसद इस वक्त हैं 74, बढ़ने के बाद 280 महिलाएं सांसद होंगी क्योंकि सीटें आरक्षित होंगी 33%। भागीदारी अभी है 13.9%, उसके बाद महिलाओं की भागीदारी होगी 33%। लेकिन हर राज्य में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो। देखिए कहां कितनी सीटें हो जाएंगी उसके बाद। अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में अभी 80 सीटें लोकसभा की बढ़कर हो जाएंगी 138, यानी 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें यूपी में 138 सीटों पर चुनाव होगा, 80 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 48 है, 29 का चुनाव 78 सीटों पर होगा। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 29 में चुनाव होगा, इसके बाद तो 64 सीटों पर होगा। बिहार में 40 से बढ़कर 72 सीट हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 50 सीटें हो जाएंगी। राजस्थान में 25 से बढ़कर संभावित सीटें 47 हो जाएंगी। गुजरात में 26 की जगह 42 लोकसभा सीटें होंगी। तमिलनाडु में 39 की जगह 59 सीटें एमपी की होंगी। कर्नाटक में 28 से 42 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। आंध्र प्रदेश में 25 से 34 सीटें हो जाएंगी। केरलम में 20 से सीटें 30 हो जाएंगी और तेलंगाना में 17 से 26 हो जाएंगी।
तो हर राज्य में सीटें बढ़ जाएंगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आबादी के अनुपात के अंदर सीटें होंगी तो दक्षिण राज्यों का तो पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा। एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर एक असंतुलन होगा और पूरे के पूरे सिस्टम को ये हाईजैक करके ये सरकार तय करेगी कि कौन सा सेंसस इस्तेमाल करना है। ये पावर और जो परिसीमन आयोग होगा उसको असीमित शक्तियां होंगी। तो असीमित शक्तियां जब भी होंगी जिसके ऊपर बैलेंस चेक नहीं होगा तो वो नुकसान देता है, हमेशा नुकसान देता है। कहीं किसी को भेदभाव नहीं होगा। सदन में आएगा, विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। 2011 ही सेंसस है तो 2011 के सेंसस के आधार पे इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कितने प्रतिशत ये बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीट 80 से 120 हो जाएगी और तमिलनाडु की सीट 39 से 50 हो जाएगी। तो 39 और 80 में क्या अंतर है? 41। हाँ, और 50 और 120 में क्या अंतर है? 60। तो नॉर्थ इंडिया में ये 200 सीटें बढ़ा देंगे अपने। क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो जाएंगे आज। लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत वहां में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात ये कि ये बिल क्या पास हो पाएगा संशोधन। अभी देखिए स्थिति क्या है। बहुमत के लिए चाहिए 362 सांसदों का समर्थन। इंडिया ब्लॉक के पास है 233 और एनडीए के पास है 292, 292। चाहिए कितने? 362। कैसे होंगे 362? संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में विशेष बहुमत चाहिए होता है। कुल सांसद यानी 543 में कम से कम आधे 272 जरूर मौजूद हो यहां संसद में, और जितने भी सांसद हो उनके 2/3 का समर्थन जरूरी है। लोकसभा के सभी 540 मौजूदा सांसद अगर उपस्थित रहते हैं तो लोकसभा में बिल पारित कराने के लिए 360 वोट चाहिए। एनडीए के पास 292 सांसद हैं, वो अकेले बिल पास नहीं करा सकता। 15 सांसद ऐसे हैं जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है। बिल पास कराने के लिए सरकार को ऐसे सांसदों का साथ चाहिए, लेकिन तब भी 292 प्लस 15 होते हैं 307, चाहिए 362। यानी बिल पास कराने के लिए विपक्ष का सहयोग बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस समेत कई दलों ने व्हिप जारी किया हुआ है, मतलब इनके सांसद एनडीए के लिए वोट करेंगे तो कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या विपक्षी सांसद बिल के समर्थन में वोट देंगे? और अगर ऐसा नहीं किया तो लोकसभा में ही बिल गिर जाएगा। लोकसभा में बिल पास नहीं हुआ तो राज्यसभा में भी वोटिंग नहीं हो पाएगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, पर कृपया महिला आरक्षण को आप सरल करिए ताकि महिला आरक्षण जिस समय कानून पारित हो उसी समय लागू हो जाए। लोकसभा में आदरणीय हमारी कांग्रेस दल की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यही बात कही थी कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पर इसको आप परिसीमन के साथ मत जोड़िए। हमारी आन है नारी और हमारी शान है नारी। विकसित हो रहे भारत की ये पहचान है नारी। अमृतकाल का उत्सव है, शक्ति समान का उत्सव है, पूरा विश्व देखेगा। आज नारी उत्थान का उत्सव निर्णय की प्रक्रिया में बनेगी अब ये सहभागी। बहुत लंबी तपस्या से अब ये आशा जागी। इस तरह से
इस बिल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक फायदा और खेल कर रही है, उसको हमारा विरोध है। आप 800 सीटें बढ़ाएंगे, लगभग 800 सीटें होगी लोकसभा की, विधानसभा की होगी 400 सीटें महाराष्ट्र में। क्या जरूरत है? आज की तारीख में मैं विपक्षी राजनीतिक दलों से भी आग्रह करूंगा कि जब आप बड़ी लड़ाई की ओर अग्रसर होते हैं, ऐसे में छोटी बातों पर अगर आप विवाद खड़ा करेंगे तो कतई आप बड़े लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि ये बिल कभी पारित ही नहीं हो पाता है। नारी का जो एक बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है। मुझे लगता है कि ये उनका छोटा मन और छोटा दिमाग है, जो महिलाओं से जुड़े हुए इस बिल को लेकर के यदि वो ऐसा करते हैं, आज देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं पूरे इन राजनीतिक दलों की ओर देख रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा, हमारा राइट कब मिलने वाला है। तो आई विश कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे।